अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, ये था कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इसके 2 पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो 2 पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं उनमें से एक पॉइंट है डाउन सेल और एक था हमारे पास नेल्सन सेल। डाउन सेल का इस्तेमाल किया जाता है सोडियम मेटल की तैयारी के लिए और नेल्सन सेल का इस्तेमाल किया जाता था सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की तैयारी के लिए। तो आज जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है यह है एक्सट्रैक्शन ऑफ, थर्ड पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। देखो, अगर हम फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड लेके उसमें से करंट गुजारें, मतलब ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, इसको बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ पे हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम के साड़ लेने CaCl2 या MgCl2, इन दोनों को पिघला लेना। पिघलाने के बाद ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी Ca+2 साथ में 2Cl नेगेटिव, साथ में क्या बनेगा हमारे पास 2Cl नेगेटिव। ये वाली चीज़ कन्वर्ट होगी मैग्नीशियम +2 में और साथ में 2Cl नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव है, देखो वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं एनोड का, और जो नेगेटिव जुड़ा होता है उसको नाम दे रहे होते हैं कैथोड का। कैथोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन सी चीज़ मूव करेगी? कैल्शियम आयन, सही है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल जो होती है वो कलेक्ट हो रही होती है कैथोड पर, और क्लोरीन जाके एनोड पर कलेक्ट हो रही होती है और यहाँ पर क्लोरीन गैस में आती है और ऊपर चली जाती है, सही है। तो अगर आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स मौजूद हैं तो आप उसमें से करंट गुजार के कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल को अलग कर सकते हो। ये पॉइंट है नेक्स्ट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम metal can be extracted by the electrolysis of, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड, पिघले हुए कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को पिघला के इसमें से करंट गुजार के हम कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल इज कलेक्टेड, कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड एट, ये कहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम जमा हो रही होती है? कैथोड पर, एट कैथोड, एंड Cl नेगेटिव आयंस आर कन्वर्टेड, ये बदल रहे होते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस एट एनोड, तो यह था जी हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल फ्रॉम देयर साल्ट्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, आप ना एल्यूमिनियम मेटल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़मीन से एल्यूमिनियम मेटल को निकालने के लिए भी यह तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। मसलन नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर में हेडिंग आएगी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ज़मीन से एल्यूमिनियम मेटल को निकालने के लिए भी यही तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। और याद रखिएगा एल्यूमिनियम हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली मोस्ट अबंडेंट मेटल है। हवाई जहाज़ की बॉडी जो होती है ना वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव जो कार्स होती हैं जैसे फरारी है, रॉयल रॉयस है, इनकी बॉडी भी एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम का वज़न लोहे की निस्बत 3 गुना कम होता है, जबकि इसकी मजबूती लोहे से 3 गुना ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 3 गुना कम होता है। सही है।
तो अब एल्यूमिनियम को ज़मीन से निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। सही, तो हम कैसे करते हैं? एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से? फ्रॉम द फ्यूज्ड बॉक्साइड। इसका फार्मूला याद रखिए, फार्मूला था Al2O3.NH2O। ये हमारे पास बेसिकली एल्यूमिनियम का मिनरल है। यहां से जमीन के अंदर बेसिकली एल्यूमिनियम इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस मिनरल की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। अब इस मिनरल को लेकर इसको पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद इसमें से करंट गुजारा जाता है और इसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल तैयार हो जाती है। एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूज्ड बॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में? क्रायोलाइट। अब ये क्रायोलाइट क्या होता है? इसका फार्मूला था Na3Al(F)6। लो जी, इसके बारे में हमने यहाँ पे इतनी ही बातें लिखनी है। सही है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो भी पढ़ने लगे हैं, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या होता है। सही है। 5th नंबर पे एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। मुझे एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, एल्यूमिनियम को कभी जंग नहीं लगता। उसके लिए ना हमने इसकी एनोडाइजेशन करवाते हैं। एनोडाइजेशन किस तरह करवाई जाती है? मुझे आपने ना एक टैंक लेना है, ये देखो, इसको पहले समझ लो, बाद बातें सारी सारी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें ना आपने जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है बेसिकली। एक क्रोमिक एसिड है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो आम तेजाब है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्रोमिक एसिड का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। सही। इसके अंदर हमने क्या किया होता है? दो इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं। क्या किया होता है? इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे होते हैं। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा देते हैं। भाई जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाओगे, इसको आप नाम दे रहे थे एनोड। और यहाँ पे एनोड एल्यूमिनियम का बनाना है। किसका बनाना है? एनोड किसका बनेगा? एल्यूमिनियम। भाई ये एल्यूमिनियम मेटल मैं सपोज करता हूँ, इसके अंदर डाल के आपने करंट गुजारना है, जो एल्यूमिनियम है तो एनोडाइज्ड हो जाता है। एनोडाइज का मतलब क्या होता है? भाई ये सपोज करो ये मेरे पास एल्यूमिनियम है। बट जैसे ही इस सोल्यूशन के अंदर डाल के मैं इसमें से करंट गुजारता हूँ, तो इस एल्यूमिनियम के ऊपर वाली साइड पर यहाँ पे एक पतली सी तह चढ़ जाती है। और ये पतली सी तह किसकी होती है? ये पतली से इसके ऊपर चढ़ रही होती है, वो होती है बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की। अब एक दफ़ा इसके ऊपर एक पतली सी तह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चढ़ गई, तो अंदर से एल्यूमिनियम महफूज रहता है, कभी भी जंग नहीं लगेगा इसको। जो उसके ऊपर एक तह चढ़ जाती है, वो अंदर वाले एल्यूमिनियम को बचा रही होती है जंग लगने से, क्रूजन से। सही है। तो इसलिए हम इसकी एनोडाइजेशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इसकी एनोडाइजेशन कर रहे होते हैं। एनोडाइजेशन करने के लिए हम करते क्या हैं कि एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड एज एनोड एंड sulfuric acid or chromic acid is used as electrolyte. When electric current is passed through, then a layer of oxide, aluminium oxide की layer is formed on the surface of aluminium which protect it from corrosion. जिसको किससे बचाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं? corrosion से बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम की एक लेयर बनती है ना, आप नेट पे जाकर सर्च करो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, आपको मुख्तलिफ रंग के मिलेंगे। किसी ऊपर रेड कलर किया हुआ, किसी येलो किया हुआ, किसी ग्रीन किया हुआ, किसी कुछ किया हुआ। क्या जब आप ताज़ा इसको एनोडाइज करते हैं ना, तो इसमें पानी भी जज़ब हो सकते हैं, इसमें डाई भी जज़ब हो सकते हैं। डाई का मतलब क्या है? मुख्तलिफ रंग। अगर आप इसके ऊपर कोई रंग वगैरह करना चाहते हैं, कलर तब्दील करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर डाई करो, उसके ऊपर जज़ब हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा।
उसके ऊपर से उतरता नहीं है। सही है। तो हम यहाँ पे पहले नंबर पे एनोडाइजेशन होती क्या है, पहले नंबर पे डेफिनेशन द प्रोसेस इन विच a layer of oxide किसकी, aluminium Al2O3 is placed on the surface of aluminium। क्या जब एल्यूमिनियम की सरफेस पर लेयर ऑफ ऑक्साइड को चढ़ा दिया जाए, किसकी वजह से, by means of electrolysis, by means of electrolysis। इस प्रोसेस को नाम देते हैं, इज कॉल्ड एनोडाइजेशन। इस प्रोसेस को एनोडाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में करते क्या है कि प्योर एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड एज एनोड and this metal is dipped in the solution of chromic acid and sulfuric acid, and when electric current is passed through a layer of oxide, aluminium oxide is placed on the surface। The aluminium metal is used as a anode, and this aluminium, इस aluminium को is dipped, इसको डुबोया होता है, is dipped in the solution of इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड क्रोमिक एसिड, अब होता क्या है, इन दिस प्रोसेस अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। इन दिस प्रोसेस a layer of oxide is placed, एक लेयर ऑक्साइड की इसके ऊपर चढ़ जाती है, is placed on the surface of aluminium, on the surface of aluminium। एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एक लेयर ऑक्साइड की चढ़ जाती है, and this aluminium is known as anodized aluminium। Anodized aluminium, इस एल्यूमिनियम को एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कहते हैं। फिर जो ताज़ा आप एनोडाइज करके बाहर निकालते हो ना, वो पानी को भी जज़ब कर सकता है और डाई को भी जज़ब कर सकता है। अगर आप उसके ऊपर डाई करना चाहते हैं, रंग करना चाहते हैं और डाई करो, उसको जज़ब कर लेगा, परमानेंट उसकी सरफेस के ऊपर चिपट जाएगा। सही है। तो द फ्रेशली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, can absorb dye। बस ये हमारे पास एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ये डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर नहीं दी गई, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। वैसे नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, कितनी 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है वो है प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग कह सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। भाई रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ना आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है और या फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो। सही है।
तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में आपको जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो चंद एक बता देता हूँ। भैया आप कॉपर को आप साफ़ करना चाहते हैं, रिफाइनिंग करते हैं क्यों है? ताकि कॉपर को प्योर कर लें। हम देखो अगर जो ये मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की जो लीड सी होती है ना, जिसको डाटा केबल कहते हैं, वो कुछ केबल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, कुछ बड़ी सस्ती होती है, 150 की मिल जाती है, 3000 की मिलती है। अब उन दोनों में फ़र्क कॉपर का होता है जो इसके अंदर डाली होती है। जो महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, वो फास्ट चार्जिंग कर रही होती है, जो लेस एक्सपेंसिव होती है वो फास्ट चार्जिंग नहीं करती। सही है। तो उसमें सारे के सारे फ़र्क कॉपर का आ रहा है, क्योंकि उसमें प्योर कॉपर होती है और प्योर कॉपर करंट को अपने अंदर से अच्छी तरीके से गुजारती है, जिससे फास्ट चार्जिंग हो रही होती है। सही है। तो अब कॉपर की सफाई के लिए हम करते क्या है, कैसे कॉपर को साफ़ कर रहे होते हैं? बच्चा आपने सबसे पहले ना एक ना खालिस कॉपर का पीस लेना है। ये सपोज करता हूँ एक ना खालिस कॉपर है, इसको आपने बैटरी के साथ जोड़ना है और यहाँ पर एक छोटा सा पीस लेना है। और ये किसका होगा? प्योर कॉपर का। मैं यहाँ पर छोटा सा पीस ले लिया, ये किसका है? बिल्कुल प्योर कॉपर का। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हम नाम दे देते हैं एनोड का और नेगेटिव वाले को कैथोड। कैथोड आपने बनाना है किसका? प्योर कॉपर का, प्योर कॉपर। और एनोड बनाना है आपने इम्प्योर कॉपर का। और यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट आपने इस्तेमाल करना है सॉल्यूशन, यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इस्तेमाल करना है बच्चे वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को पानी में हल करना है और इसके अंदर डाल देना। जैसे ही करंट गुजारेंगे यहाँ से कॉपर उतरेगा, इसकी सतह के ऊपर जाके जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा ऐसा मोटा होता जाएगा और वो ऐसा ऐसा पतला होता जाएगा और इसकी सतह के ऊपर आके कॉपर जुड़ता जाएगा। एक वक्त आएगा सारे का सारा कॉपर एनोड से उतरेगा, सारे का सारा कॉपर कैथोड पे जाके जुड़ जाएगा। और इसके बाद एनोड के नीचे एक चीज़ बच जाती है जिसको हम एनोड मड का भी नाम देते हैं, एनोड मड का नाम देते हैं। सही है। तो ये है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहाँ पे हमने टू द पॉइंट करना है, हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। सही है। तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होती है। इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग में एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड किसका बना होता है? एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड किसका बना होता है? इम्प्योर कॉपर। और कैथोड किसका बना होता है? कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर। और कैथोड प्योर कॉपर का बना होगा। कैथोड किसका बना होगा हमारे पास? प्योर कॉपर का। और इलेक्ट्रोलाइट किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉपर सल्फेट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉपर सल्फेट का। CuSO4 solution is used as a electrolyte। CuSO4 के सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। अब जैसे ही करंट गुजारते हैं एनोड से कॉपर उतरती है कॉपर +2 की फॉर्म में और कैथोड के सरफेस के ऊपर जाके जुड़ जाती है। When electric current is passed through, when electric current is passed through, then copper move from impure anode and deposit on the surface of move from impure anode
एंड डेपोजिट, और ये जाके जुड़ जाती है, डेपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ प्योर कैथोड, और प्योर कैथोड की सरफेस के ऊपर जाके जुड़ जाती है। ये हमारे पास है जी रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब लास्ट वाला पॉइंट भी एक और है, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। इसमें मैं अगर कहूँ ना सिर्फ आपके लिए जो नया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो नया है आपके लिए यहाँ पे, एक ये नया है, ये भी नया है, ये 3 नए हैं। ये भी आपने पहले पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पढ़ ली है, डाउन सेल भी पहले पढ़ा हुआ है, और नेल्सन सेल भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं आई हैं यहाँ पे, सही है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, हमारे पास एक मेटल में सपोज करता है कि लोहा है, ये लोहे की एक रॉड है, मैं चाहता हूँ कि इसको जंग ना लगे, इसको जंग ना लगे, तो इसके सतह के ऊपर एक और मेटल की तय चढ़ा देना। एक मेटल नीचे, ये आयरन है, अब इसकी सतह के ऊपर मैं सपोज करता हूँ निकल की तय चढ़ा देता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कॉपर की तय चढ़ा देता हूँ, मैं सपोज करता हूँ इसके ऊपर सिल्वर की तय चढ़ा देता हूँ, मैं सपोज करता हूँ इसके ऊपर क्रोमियम की तय चढ़ा देता हूँ। वो प्रोसेस जिसमें एक मेटल की सतह के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाई जाए, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहले डेफिनेशन लिखें, द प्रोसेस वो तरीकाकार इन विच जिसमें अ थिन लेयर ऑफ मेटल, अ थिन लेयर ऑफ one metal is deposit, one metal is deposit on the surface of other metal, on the surface of other metal, दूसरी मेटल की सतह के ऊपर एक मेटल की तय चढ़ा दी जाए, इसको हम नाम दे देते हैं, इस कॉल्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, के जरिए से, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को, इस तरीक़ेकार को हम नाम दे रहे थे, इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब किसी भी शय की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, क्रोमियम करना चाहते हैं, निकल करना चाहते हैं, सिल्वर करना चाहते हैं, उसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के। In electroplating of chromium, nickel and silver, we use electrolytic प्रोसेस। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे ये चीज़ें हमारे पास 7 पॉइंट हैं। अगर आपको ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कोई से 4 पॉइंट पूछेगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। यहाँ पे आता है क्या, व्हाट इज एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। और जो कल वाले हमने पढ़े हैं उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व इन नेल्सन सेल, या फिर राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व इन डाउन सेल। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं और काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो इसको देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। इस टॉपिक को मैं फिर कह रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने हर लिहाज से इस टॉपिक को करना है। जैसे सिंपल बातें एक एक दो बात हर टॉपिक में याद रखनी है। पहले हेडिंग याद के बुक में हेडिंग बना के नहीं दिया गया, सही, डायरेक्ट पॉइंट बना के दिए हुए हैं, सही है। इसका एक पॉइंट बनाया है, इसका एक पॉइंट, हमने तो पॉइंट के अंदर भी पॉइंट बनाया है ना, सही है। अगर साथ में डायग्राम बनानी हो तो आप डायग्राम साथ बना लो, थोड़ा सा समझ आ जाती है कि तरीकाकार क्या है, सही। बच्चा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में थोड़ी सी और बात बता दूँ बच्चा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त मैं सपोज करता लोहे की सतह के ऊपर मैं किसी और मेटल की तय चढ़ाना चाहता हूँ। लोहे को बनाऊंगा एज कैथोड और दूसरी मेटल को बनाऊंगा एनोड, सही है। तो उसको सोल्यूशन के अंदर डिप करूँगा, जैसे करंट गुजारता हूँ तो लोहे के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ जाएगी, सही। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपकी कहाँ पे यूज़ हो रही है, ये सोने की झाल फेरते हैं सुनहरे, वहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं।
सही है। तो इसके अलावा टिन पैक जो होते हैं उनके ऊपर टिन की जो तय होती है पतली सी बारीक सी चढ़ाई होती है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।